तो तेलुगु में एक शब्द है सिद्धम, मेमंता सिद्धम। इसका मतलब है कि हम तैयार हैं। और आंध्र प्रदेश में भी चुनाव के लिए जो नेता है, वहां की जनता है, बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और आंध्र प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ है और वहां पर क्या समीकरण बन रहा है, उस पर आज हम बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है नरेश कोश्यारी और आप देख रहे हैं पोल पंच। और रोजाना की तरह आज आंध्र प्रदेश पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अरुण चौबे सर, संपादक हैं इंडिया.com के। सर, आंध्र प्रदेश की जो 25 लोकसभा की सीटें हैं, वहां पर जो लड़ाई है वो एक तरफा जैसे जाती हुई हमेशा नजर आती है। लेकिन क्या इस बार जो गठबंधन बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने टीडीपी के साथ मिलकर, और साथ में पवन कल्याण की पार्टी है, तो कितना कारगर साबित होगा विधानसभा और लोकसभा दोनों में? धन्यवाद नरेश जी। आंध्र प्रदेश जो है बहुत महत्वपूर्ण स्टेट है क्योंकि वहाँ पर 25 लोकसभा की सीट है, आपने जैसा कि बताया। और पिछली बार के 2019 के चुनाव में एक तरह से देखा जाए तो फैसला हुआ था। 22 सीट पर जो है वहाँ की जो वर्तमान में स्टेट गवर्नमेंट में सरकार है, वाईएसआरपी की सरकार है, जगन मोहन रेड्डी की सरकार जी। उन्होंने एक तरह से स्वीप किया था इलेक्शन। 22 सीट पे वो लोकसभा में जीते थे, 3 सीट पर ही टीडीपी जीत पाई थी। बीजेपी और लोगों को, कांग्रेस को कुछ नहीं प्राप्त हुआ था। इस बार जो इसी वजह से, और तकरीबन उनका जो वोटिंग परसेंटेज था वो 50% के आसपास था। और उस इलेक्शन में टीडीपी को मियरली जो है तकरीबन 39 के आसपास जो है वोट परसेंटेज मिला था जी। और पवन कल्याण की पार्टी जो है जनसेना जो पार्टी है, उनकी जनसेना पार्टी जी, जेएसपी जी, उसका भी खाता नहीं खुल पाया था, बीजेपी का भी खाता नहीं खुला था। तो इसी वजह से इन लोगों ने जो है इस बार अलायंस किया। अलायंस में एक तरह से देखा जाए कि टीडीपी ने जो है अपनी तरफ से कोशिश की है कि मेजॉरिटी सीट्स मिले उसको। बीजेपी को 6 सीट मिली है, 2 सीट जनसेना को मिली है और बाकी सीट पे जो है 17 के आसपास जो है 17 सीट पे जो है वो लड़ रही है टीडीपी। तो इस बार के इसमें 2-3 चीजें मैं तो महत्वपूर्ण कहूँगा कि देखने वाली है कि जिस तरह से उन्होंने जो है असेंबली इलेक्शन में वाईएसआरपीसीपी जो यानी जगन मोहन रेड्डी ने जो असेंबली इलेक्शन में 175 में से 151 सीट जीती थी और टीडीपी सिर्फ 23 सीट जीत पाई थी। तो उस तरीके से देखा जाए तो उन्होंने असेंबली में भी स्वीप किया था, उसका रिफ्लेक्शन लोकसभा में भी दिखा था। इस बार जो है क्या परिणाम होगा, इसके बारे में इन लोगों ने जो अपना जो वोट शेयर और उसकी जो मैथमेटिक्स लगाई, पॉलिटिकल अरिथमेटिक उसको आप कह सकते हैं, उसको लगाने के बाद लग रहा है कि ये लोग थोड़ा बेहतर करेंगे। उसी अनुसार उन्होंने जो है समझौता भी किया। मैं असेंबली इलेक्शन की बात करूंगा तो असेंबली इलेक्शन में आप देखेंगे कि टीडीपी 144 पे लड़ रही है और पवन कल्याण की जेएसपी जो है 21 पे लड़ रही है और बीजेपी को सिर्फ 10 सीट दी गई है। लेकिन उसके प्रोपोर्शन में आप देखेंगे कि लोकसभा में जो है बीजेपी को ज्यादा सीट दी गई। बीजेपी को 6 सीट पे लड़ाया गया है, 17 पे वो लड़ रहे हैं और 2 सीट पे जनसेना लड़ रही है। लेकिन इसके पहले मैं आपको बताऊं कि ये चुनाव इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि तेलंगाना के बाद में जो आंध्र प्रदेश जो स्टेट है, वहां का न खुलना, अगर खाता नहीं खुलता है बीजेपी का इस बार, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगी बीजेपी के लिए। बिल्कुल, साउथ के जो। लेकिन सर, एक बड़ा सवाल ये आता है कि विधानसभा चुनाव के साथ, लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव होना, ये सीधे तौर पर फायदा देगा यहाँ पर जगन मोहन रेड्डी की पार्टी को? क्योंकि इसको इस तरह से हम नहीं कहते हैं, क्योंकि एक बार सत्ता में पार्टी आ जाती है जी, तो उसका फायदा इस तरीके से अगर आप देखेंगे, अगर वो प्रो पीपुल प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊंगा कि जगन मोहन रेड्डी ने डेवलपमेंट प्लान को, अगर बीजेपी डेवलपमेंट की बात करती है, प्रो पीपुल की बात करती है, प्रोग्राम्स की बात करती है, तो उसमें जगन मोहन रेड्डी ने बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया वहाँ पर। इसीलिए लोग शायद कह रहे हैं, जैसा कि आपने प्रश्न पूछा कि वो फिर से उनके लिए पॉजिटिव स्थिति बनी हुई है कि नहीं। उन्होंने जो नौ रत्नालू क्या कहते हैं, उन्होंने जो प्रोग्राम शुरू किए थे, उसको मैं एग्जैक्ट जो है प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, 9 रत्नालू, जिसमें 9 जेम्स यानी कि 9 रत्न की बात है। उसके लिए जो सोशल जो वेलफेयर वाली स्कीम की, जिसमें महिलाओं के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए, एजुकेशन के लिए, फार्मर्स के लिए है, वर्किंग पीपल के लिए है, तो इन सभी को 9 स्कीम्स में उन्होंने इंक्लूड किया है। तो उस स्कीम के जरिए जो है उन्होंने, जैसे कि प्रधानमंत्री ने सभी वर्गों को एक साथ लेते हुए फार्मर्स के लिए, यूथ के लिए, महिलाओं के लिए प्रोग्राम्स लॉन्च किए, उसी तरह से उन्होंने स्टेट लेवल पे जो है उन्होंने प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं और वो बहुत पॉपुलर प्रोग्राम्स हैं, जिसमें कि मॉनेटरी एड भी है किसानों के लिए। आप देखेंगे कि आप 1-2 स्कीम, जैसे कि उसमें जो है जो अम्मा वोडी
अम्मा ओडी एक स्कीम है जी जिसमें कि जो वर्किंग वीमेन है जिनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनको भी जो फाइनेंशियल एड दिया है वो जी लगातार मिल रहा है। उसका अमाउंट उन्होंने बढ़ाने की भी बात कही। पिछली सरकार में जो है इस समय जो सरकार चल रही है उसमें 15,000 तक का स्टाइपेंड देने की बात है, दे रहे थे वो। बिल्कुल तो उसकी वजह से महिलाओं के बीच में उनका एक जबरदस्त वोट बैंक बिल्कुल। तैयार तो सर हुआ है। कुल मिलाकर जो भारतीय जनता पार्टी उत्तर के राज्यों में कहती है कि वो फ्री में राशन दे रही है, वो पेंशन दे रही है, किसानों को पेंशन दे रही है, तो ये जो तमाम प्रकार की योजनाएं, उज्ज्वला गैस योजना की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन आंध्र प्रदेश में कहीं ना कहीं ये योजनाएं ज़्यादा कारगर साबित नहीं होंगी क्योंकि वहाँ की राज्य सरकार बेहतर योजनाएं दे रही है। अब मैंने बताया ना जैसे अम्मा ओडी और एक रायथू बंधु, रायथू यानी वहाँ पर जो किसान रैयत, किसान को रैयत कहते हैं। रायथू बंधु स्कीम बहुत पॉपुलर है वहाँ पर, जिसकी वजह से जो है वहाँ का जो किसान वर्ग है, मैं आपको बता दूं कि वहाँ की आंध्र प्रदेश की मैं 2-3 चीज़ों की बात करूंगा। आंध्र प्रदेश में जो एक कॉम्बिनेशन है, जो शुरू से आंध्र प्रदेश आपको पता होगा कि तमिलनाडु जो मद्रास स्टेट हुआ करता था, मद्रास से कार्व आउट करके जो है एक नया स्टेट बना था जब 50s में स्वतंत्रता के बाद में। तो वहाँ पर ट्रेडिशनली दो कम्युनिटीज रूल करती थी, रेड्डीज और कम्माज, जिनको रेड्डीज, कम्माज और कापूस कहते हैं। 3 एक तरह से देखा जाए सेगमेंट है। तो रेड्डीज और कम्माज जो है वो डोमिनेंट क्लास हुआ करता था। रेड्डीज के पास में जो लैंडलॉर्ड्स और पूरी तरह से एग्रेरियन हुआ करते थे, तो वो लोग डोमिनेट करते थे। और कम्माज जो है वहाँ का जो ट्रेड बिजनेस क्लास और बीच के लोग जो अभी भी साउथ की फिल्मों में देखते हैं कि इधर जो बड़े व्यापारी होते हैं या जमींदार होते हैं वो रेड्डी रहते हैं, अक्सर दिखाया जाता है। इसके पास बहुत लैंड थी, तो इसमें रूरल एरिया में और उसमें जो है उन लोगों की पैठ बनी रही है, मतलब एक तरह से फ्यूडल जो सिचुएशन जो है, तो उन लोगों ने एक तरह से डोमिनेट किया राजनीति को। उसी स्पेस को इस स्पेस को भरने के लिए आप देखेंगे कि 80 के दशक में वो जो राजनीति शुरू हुई, आप एनटीआर का नाम सुने होंगे, जो एनटीआर जिनके दामाद हैं ये तेलुगु देशम के जो इस समय चंद्रबाबू नायडू हैं, एनटी रामाराव की वो फिल्मों से आए थे और बहुत पॉपुलर आदमी थे। तो एनटीआर ने जो है इस सेगमेंट के बीच में जो ओबीसी वाली पॉलिटिक्स शुरू की। ओबीसी पॉलिटिक्स में जो है वो 80 के दशक में यानी 85 के आसपास जो है वो चीफ मिनिस्टर बने, कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के खिलाफ लड़के उन्होंने सरकार बनाई और वो बहुत पॉपुलर हुए। और आपने देखा होगा कि उन्होंने जो कांग्रेस विरोधी लहर थी उसमें 89 के टाइम में वीपी सिंह की, तो उस समय वो एक पॉपुलर नेता के रूप में उभरे और ज़्यादा पॉपुलर हुए सेंटर में भी, सेंट्रल लेवल पे। और जो मोर्चा बना था उसमें सरकार के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ उस मोर्चे में जो है उनकी एक जबरदस्त भूमिका थी। विश्वनाथ प्रताप सिंह को जो है प्राइम मिनिस्टर बनाने में भी उन लोगों ने मिलकर योगदान दिया था। तो वो तो खैर उस तरह की राजनीति रही जो बीच के ओबीसी सेगमेंट वाली। तो वही मैं कह रहा हूँ कि उस तरह की राजनीति वहाँ बदली हुई, उस स्पेस को लेते हुए जो टीडीपी के जो है ये चंद्रबाबू नायडू उस स्पेस के साथ में प्लस प्रो मुस्लिम सेंटीमेंट्स के साथ, मुस्लिम भी वहाँ तकरीबन 9 से 10% के बीच में जो वहाँ पर रहता है। तो मैं आपको कहूँगा कि ये जो अलायंस है इसमें भी थोड़ा बहुत कंट्रडिक्शन है। कंट्रडिक्शन इसलिए है कि वाईएसआरसीपी का तो अलायंस ठीक है, इंटैक्ट है, वो अपने दम पे लड़ रहे हैं, लेकिन अलायंस में जो है एक थोड़ा सा जो अविश्वास भी है। अविश्वास इस तरह से है कि बीजेपी के साथ में पार्लियामेंट में हमेशा वाईएसआर की जो है जगन मोहन रेड्डी जो है पार्लियामेंट में किसी भी समय में उनके पॉजिटिव रहे हैं, उनके साथ में इकट्ठा रहे। तो देखा जाए तो टीडीपी भी उनके साथ में अलायंस में रही है और जगन की पार्टी भी उनके साथ में अलायंस में रही है। तो बीजेपी के लिए कोई उस तरह से नहीं नुकसान है, लेकिन स्टेट लेवल पर जहाँ तक हम लड़ने की बात कहें तो एनटीआर की पार्टी जो है, जो उनकी जो पार्टी है टीडीपी और जनसेना दोनों ही थोड़ा सा पूरी तरह से यकीन बीजेपी पे इसलिए नहीं कर पा रहे हैं। उनके आपस में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं इसमें कहा जा रहा है कि वहाँ के लीडर्स जो हैं बीजेपी के ऊपर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर रहे हैं। तो हो सकता है जब पूरी तरह से विश्वास नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है कि उनका वोट पूरी तरह से ट्रांसफर भी ना हो। क्योंकि मैं एक बड़ा कंट्रडिक्शन आपको बताऊंगा कि आपने देखा होगा कि बीजेपी ने जो है लगातार मुस्लिम रिजर्वेशन के खिलाफत की, अभी जो कि कर्नाटक में 4% दिया गया है, यहाँ भी अपने मैनिफेस्टो में जो है आपको बताऊं कि ये तेलुगु देशम के मैनिफेस्टो में उन्होंने जो है माइनॉरिटी कमीशन की बात कही है और 4% के करीब जो है रिजर्वेशन की भी बात कही है। वो 4% या 5% के रिजर्वेशन की भी जो बात वो कर रहे हैं, तो वो जो है बहुत जबरदस्त कॉन्ट्रडिक्शन है 4%। तो ऐसे में तो बीजेपी के साथ बात तो बननी बेहद मुश्किल हो जाती है। मैं कॉन्ट्रडिक्शंस की बात कर रहा हूँ, आपस के जो वो
जो आपस का जो उनका कोalition बना है उसमें कॉन्ट्रडिक्शन क्या है। और दूसरी बात मैं बता दूं, वहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है जो राजधानी वाला मुद्दा। जी मैं जो जो 2000 जो जब सेपरेशन हुआ आंध्र प्रदेश से, अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश से, जी जब ये तेलंगाना स्टेट बना 2 जून को ही बना था जी 2014 में। जी तो जो जो कार्व आउट हुआ नया स्टेट, तो उसके लिए 10 साल के लिए था कि वो हैदराबाद वहाँ की राजधानी, यूनाइटेड जो है एक तरह से दोनों स्टेट की कंबाइंड राजधानी बनी रहेगी। लेकिन वो 2 जून को जो आने वाला जो 2 जून है, जी उस समय 10 साल पूरे हो रहे हैं, उसके बाद राजधानी कौन रहेगा? क्योंकि आप देखेंगे कि 2014 में जी जब ये साहब नायडू साहब चीफ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने अमरावती को जो है राजधानी के लिए, नई राजधानी बिल्कुल के सर, लिए 2 जून को नतीजे भी आने हैं विधानसभा चुनाव के। हाँ, ये भी इंटरेस्टिंग तो है। उसीलिए जो आप देखेंगे कि जो राजधानी, नई राजधानी के लिए उन्होंने अमरावती को बनाने की कोशिश की थी और उसके लिए बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट काम शुरू किया था। जी लेकिन आप देखेंगे इस समय क्या अमरावती की स्थिति है। अमरावती की स्थिति ये है कि वहाँ अनफिनिश्ड बिल्डिंग्स दिखेंगी, बिल्कुल सर। इनकम्प्लीट वर्क दिखेगा। तो जो जगन मोहन रेड्डी ने है, जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ जो टीडीपी का एजेंडा है या जी नैरेटिव बन रहा है कि इन्होंने उस डेवलपमेंट, राजधानी के डेवलपमेंट के कार्य को रोका जी और अपने लोगों को लाभान्वित किया। जी जी और जगन रेड्डी ने किस तरह से उसको स्कैटल किया, अमरावती को राजधानी, उन्होंने कहा उन्होंने 3 राजधानियों की बना बात दी, की, बिल्कुल अमरावती और दूसरा विशाखापट्टनम और जी तीसरा कुर्नूल। कुर्नूल को उन्होंने कहा हम जुडिशियल कैपिटल बनाएंगे, जी अमरावती को जो है हम लेजिस्लेटिव कैपिटल बनाएंगे और एग्जीक्यूटिव कैपिटल जो है हम उसको रखेंगे विशाखापट्टनम जी को। तो इस तरह से अब ये कल्पना किस तरह से साकार होगी, किस तरह से सरकार ये चलेगी, 2 जून की बात पता चलेगा हाँ, सर। ये 2 जून के बाद लेकिन हम सर लोग इन सब के बीच में कांग्रेस की क्या भूमिका है हमारे दर्शकों को बताइए। कांग्रेस की देखिए, मैं आपको बताऊं कि जब 2019 का चुनाव हुआ तो कांग्रेस के पास वोटर्स का परसेंटेज जो है सिर्फ तकरीबन 2% के जी आसपास मिला। तो 2% के वोट बैंक के साथ में मुझे नहीं लगता वो काफी प्रभावी होंगे। लेकिन एक उसमें बात है, जी जगन मोहन रेड्डी की जो बहन है वाईएस शर्मिला, जी वो इस समय कांग्रेस स्टेट यूनिट की चीफ हैं और वो वहां से लड़ रही हैं, कडप्पा से, लोकसभा जी सीट से लड़ रही हैं। कडप्पा कडप्पा जो है ट्रेडिशनली जो है उनके पिताजी के जमाने से जो है वो वाईएसआर के साथ में, यानी उस पार्टी की, चूंकि पिताजी की उन्होंने इनहेरिट की लीगेसी जी जगन मोहन रेड्डी ने, तो वहाँ उनका एक तरह से गढ़ है। लेकिन जी उसी गढ़ से एक दूसरे परिवार का दूसरा मेंबर लड़ रहा है, जी तो हो सकता है कि भाई बहन में थोड़ी सी, भाई जो है अपनी बहन के प्रति नरम हो जाए, जी तो शायद वो सीट निकल भी जाए। कांग्रेस के लिए कांग्रेस खुशखबरी रहेगी खुशखबरी फिलहाल। भी हो सकती है। तो फिलहाल देखिए आंध्र प्रदेश की जो जंग है वो काफी उलझी हुई लग रही है सर, क्योंकि कांग्रेस। मैं एक बात और बता दूं, बिल्कुल जो नवरत्नालु स्कीम की बात आई है, नवरत्नालु स्कीम बहुत पॉपुलर है और जगन मोहन रेड्डी ने जी नवरत्नालु, जगन्नाथ नवरत्नालु प्लस प्लस यानी उस स्कीम को और आगे करके अपने एजेंडे में जो है मैनिफेस्टो में इस पे और एम्फसाइज किया है। और उसमें ने जो है जो जो फाइनेंशियल एड, किसानों को मदद जी और जो कामकाजू लोग हैं जो कि अपना सेल्फ कहते हैं, जैसे जी लॉरी चलाने वाले, इस तरह का काम करने वाले, उनके लिए एड देने की बात और एक्सटेंड करने की बात जी कही। और उसी वजह से जो गांव में काम करने वाली महिलाएं हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं, वर्किंग वेमेन हैं, तो वो उसका उस वर्ग का सेगमेंट का जो है वोट बैंक उनके लिए बहुत प्रभावशाली वोट जी बैंक है। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए हम ये नहीं कह सकते कि किसी भी तरीके से जो है वो एंटी इनकम्बेंसी थोड़ा बहुत हो सकता है, उतना या असर corruption की नहीं बात हो दिखाई दे रहा है सकती फिलहाल। लेकिन फिलहाल वो बहुत मजबूत स्थिति में दिखते हैं। बिल्कुल। तो देखिए आंध्र प्रदेश की जो चुनावी लड़ाई है उसके लिए जो वोटिंग होनी है वो 13 मई यानी चौथे चरण में वोटिंग होनी है। विधानसभा और लोकसभा की वोटिंग एक ही दिन होगी, लेकिन नतीजे अलग अलग दिन आएंगे, ये मैं आपको बता दूं। 2 जून को विधानसभा के चुनाव के नतीजे आने हैं और 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने हैं। और आंध्र प्रदेश में इस बार बीजेपी क्या अपना खाता खोल पाती है, ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। और वाईएसआर कांग्रेस यानी जगन मोहन रेड्डी की जो पार्टी है वो कैसा प्रदर्शन करती है सर। ये एक बात और कहूंगा मैं अच्छा, आपसे, एक बात और रहेगी। एक बात हम जी लोग और कह जी दें कि जो परिवार में ही लड़ाई चल रही है, जी देखा जाए तो जैसे वो बहन उधर कांग्रेस की तरफ चली गई हैं, एनटीआर के साथ में आप देखा जाए कि एक और नेता है जो कि एनटीआर की जो बेटी हैं, जी वो बीजेपी को जो है बीजेपी स्टेट यूनिट की चीफ हैं, यानी वहाँ की स्टेट प्रेसिडेंट पुरंदेश्वरी उनका नाम है। और वो भी जो है अपनी विशाखापट्टनम की सीट से
9 में एमपी हुआ करती थी। जी। इस बार जो है राजमुंदरी एक जगह है जो कि वाईएसआर का एक गढ़ माना जाता है उनका, वहाँ से जो है, जबकि पिछले 2019 में वो लोग जीते हुए हैं, वहाँ से वो लड़ रही हैं। तो इसके मतलब कुल मिलाकर से जितनी पार्टियां हैं उनके जो सीट्स में है वो कुछ परिवारों के लोग ही, परिवार के लोग बिल्कुल। हैं, परिवार के लोग ही लड़ रहे हैं, इसलिए मैंने कहा ये तो देखिए, तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग है आंध्र प्रदेश की जंग। लगातार हमारी चर्चा जो होगी आंध्र प्रदेश पे रहेगी। जब चुनाव होंगे, उसका नतीजे आएंगे, तब भी हम बात करेंगे। लगातार आप पोल पंच के यहाँ जुड़े रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।